This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी दिनांक 1 एप्रिल 2021 केस पेपर भाग 1 शंखं चक्रं जलौकां दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः सम्बुद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हरिसुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शांति शांति शांति। तो हम काम का समय यहाँ तक आए थे। ईमेल एड्रेस और वेबसाइट ये अगर है तो लिख देना चाहिए। हमारे जरिए मोबाइल ये सबसे अच्छा है और इसके जरिए काफी बातें पहुंचा सकते हैं और ईमेल एड्रेस पर भी पहुंचा सकते हैं। अगर वाहन प्रवास कर रहा है तो दुचाकी या चार चाकी या स्कूटर साइकिल वगैरह या कार, और कितना किलोमीटर एक दिन में, ये जहाँ काम का कार्यालय घर से काफी दूर है तो उसमें ये मायना रखता है, या जिनका टूरिंग ही जॉब है उनके लिए ये मायना ज्यादा रखता है। सध्याच्या सर्व बारीक सारीक तक्रार, तो अभी की जो तकलीफें है, जो लक्षण है वो लिखने हैं।
तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है बहुत ही नीचे उसका सविस्तर वर्णन आएगा। और फिर पतीचा वडिलांचा व्यवसाय, तो पति या पिता, इनका व्यवसाय, उपजीविका का साधन क्या है, तो उससे भी काफी पता चलता है कि आर्थिक स्तर कैसा है या शिक्षा कितनी है वगैरह वगैरह के बारे में। और उसके आधार पर कुछ आगे थोड़ा सोच सकते हैं। तो जो भी लक्षण है, वो हमने यहाँ जो तरीका चुना है वो लक्षण कोश के हिसाब से चुना है। लक्षण कोश में मूल लक्षण क्या है, इसका ज्यादा महत्व है। तो शूल, रुजा, वेदना, पीड़ा, दाह, ग्रह, स्तंभ, ये सभी मूल लक्षण है। हम ज्यादातर रोरोदाह, शिरशूल, उरशूल इस प्रकार से लिखते हैं। तो उसमें शिर उर ये जो है वो संबद्ध शारीरादि भाव है। तो जब मैं लक्षण कोश के बारे में सोच रहा था, तो लक्षण एंटिटी क्या है ये मैंने देखने की कोशिश की। तो उसको पता चला कि एक मूल लक्षण होता है, जैसे शूल, वेदना, पीड़ा, दाह, रुचा, ये सब मूल लक्षण है। और शिरशूल कहेंगे तो शिर उसके संबद्ध इस प्रकार का शारीरादि भाव है। कफ स्राव, इसमें स्राव लक्षण है। कफ शारीरादि भाव है। उस शारीरादि भाव के विशेषण भी होते हैं। तनु कफ स्राव ऐसा है तो तनु ये कफ का विशेषण होगा। पीत कफ स्राव, तो पीत ये कफ का विशेषण होगा। इस प्रकार से अयो माझा मोबाईल पडला वाटतं खाली। तो इस तरीके से काय कहिए लक्षण उससे संबद्ध शारीरादि भाव, उससे संबद्ध उसके विशेषण अगर है तो लक्षण के भी विशेषण होते हैं तो उसके साथ में लिखा है। शूल तीव्र है, अल्प है, मंद है वगैरह वगैरह इस प्रकार। अधिक है तो अल्प, मंद, अधिक ये सब शूल के विशेषण इस प्रकार के होता है। और इसके आधार पर दोष का विनिश्चय होता रहता है। शूल तीव्र है तो वात से संबंध है, शूल मंद है तो कफ से संबंध है, दाह है तो पित्त से संबंध है। इस प्रकार से हम, हाँ, हर दोष के जो निज लक्षण इस प्रकार के हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक अहम भूमिका इस प्रकार की रहेगी। हमारे पहले वैद्य विलास नानद सर ने माधव पैकेज बनाया था। उसमें माधव निदान से 4000 लक्षण लिए थे, लेकिन उसका जो ढांचा था वो इस प्रकार का नहीं था। तो पहला रिकॉर्ड उनका अंशुमता सह वेदना विवर्त इस प्रकार का था। अब अंशुमान यानी कि सूर्य, और सूर्य जैसे ऊपर आता है वैसे वेदना बढ़ती है, ऐसा उस रिकॉर्ड का अर्थ हुआ। तो यहाँ मूल लक्षण है वेदना और वो अंशुमता सह विवर्त है। अंशुमान शारीरेतर भाव इस प्रकार का है। तो जिसको माधव निदान कंठस्थ है वो शायद, और संस्कृत अच्छा वो शायद ये हो पाए, समझ पाए, नहीं तो ये समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो उन्होंने शुरू में 5000 उसकी प्राइस रखी थी। फिर भी कुछ भी सेल नहीं हुआ तो उन्होंने फ्री कर दिया ये बाद में। और फिर भी कोई किसी ने उठाया नहीं, वो लिया लेने की कोशिश नहीं की। हमने ले लिया था लेकिन मेरे पास भी अभी नहीं है। अभी बिलासनान भी जैसे। तो उसके मुकाबले में हमारा जो लक्षण कोश और हेतु कोश, इन दोनों पर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना। उसमें लक्षण कोश में 85,000 रिकॉर्ड्स थे। तो 4,000 रिकॉर्ड्स के मुकाबले में 85,000 रिकॉर्ड्स, ये बहुत ही बड़ा इस प्रकार का था। दूसरी चीज ऐसे रही कि हमने सिर्फ लक्षणों पर नहीं किया, पूर्व रूप, उपशय, अंतशय, संप्राप्ति और कारण, हेतु कोश से सभी कारण भी उसमें आ गए। तो निदान पंचक के आधार पर हमारा था, केवल लक्षणों के आधार पर नहीं था। और हेतु कोश भी 85,000 रिकॉर्ड थे।
तो 1,70,000 रिकॉर्ड्स पर ये निर्भर था। तो ये भी काफी बहुत ही बड़ा बेस था। और उन्होंने सिर्फ माधव निधन पे किया था, हमने चरक सुश्रुत अष्टांग संघ राष्ट्रांग हृदय 3-4 ग्रंथों के आधार पर किया था। और वास्तव में अनेक कारणों को इकट्ठा करके उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष निकालना ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है। वेरिएबल्स अगर इतने ज्यादा है आपके तो उन सभी के बारे में जिक्र करना और उन सभी के आधार पर कुछ नतीजे पर पहुंचना ये इतना आसान बिल्कुल ही नहीं है। और मेरे सामने दूसरा कोई उदाहरण नहीं था। एक लक्षण के आधार पर माधव पैकेज बना था लेकिन दूसरा किसी इस प्रकार का कार्य सामने नहीं था। कोलटकर सर भी नहीं थे। तो मैंने ही अपने ही तरीके से इसमें मार्ग निकाला और इन चार पांचों पर निर्भर इस प्रकार का डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाया। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रही और ये एक अनूठा प्रयास इस प्रकार का रहा। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ और प्रातिपदिक कोश के आधार पर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ और इसमें सिर्फ ये 4 ग्रंथ नहीं होंगे, बाकी भी सभी ग्रंथ होंगे। लेकिन डायग्नोसिस के तौर पर देखा जाए तो इन्हीं चारों का महत्व है। ये जो विकार है उसके बारे में वैशिष्ट्य रत्नावली में कुछ आता है, तो जल शीर्षक वगैरह इस प्रकार से, या योग रत्नाकर वगैरह में आमवात अमलपित्त वगैरह के बारे में बहस हुई है, तो उनकी हम सहायता ले सकते हैं। लेकिन डायग्नोसिस ये जो चीज है वो तो चरक सुश्रुत वाक्य के आधार पर ही रहेगी, उसमें संदेह नहीं है। चिकित्सा में काफी पर्याय उपलब्ध हो जाएंगे क्योंकि योग रत्नाकर वगैरह में रसशास्त्र के भी मेडिसिन है, रत्नावली में भी मेडिसिन है और निघंटु से काफी ज्यादा जानकारी वनस्पति जो है द्रव्यों के बारे में है। तो औषध कोश में हमें काफी सहायता इन सभी से मिलेगी और उनका रिजल्ट हमें ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि जब कोई वैद्य इस प्रकार की डाटा एंट्री करेगा तो यहाँ पे शिरशूल ऐसा नहीं लिखना है, लक्षण में सिर्फ शूल लिखना है, शारीरादि भाव में शिरस ये लिखना है। अगर उसका कुछ विशेषण है तो वहीं पे लिखना है, जैसे स्राव कफ तन इस प्रकार का है। अगर जैसे अंशुमता सवेदना विवर वगैरह जैसा है तो शारीरेतर भाव में वो डालना चाहिए। या इच्छा आतपे इस प्रकार की है तो इच्छा लक्षण होगा और शारीरेतर भाव में आतप इस प्रकार का होगा। उसका कालावधि कब से है तो सबसे पुराना जो लक्षण है वो पहले लिखना है, क्रोनोलॉजिकली लक्षण लिखने। तो शुरू में क्या हुआ, सरदर्द होने लगा, फिर बाद में क्या हुआ, फिर छाती में सीने में जलन होती थी इस प्रकार से, फिर क्या हुआ, कभी कभी उल्टी होती थी और उल्टी होने के बाद ये कम हो जाता था, कशाने कमी होती है तो ये उपशय में जाकर गिरेगा। ये सर्दी के बाद उपशय इस प्रकार से कशाने वाढ़ते हैं। तो अनुपशय किन चीजों से है, धूप में टहलते हैं तो बढ़ता है, क्रोध गुस्सा हो जाता है तो बढ़ता है वगैरह इस प्रकार से। तो वहां पे क्रोध या फिर आतप सेवन इस प्रकार का कषाय वाढ़ते इसमें आ जाएगा। तो इसका ये सारांश रहेगा कि शुरू में क्या हुआ और अंत तक अभी के लक्षण हुए इस प्रकार के, यहाँ तक हम पहुंचेंगे क्रोनोलॉजिकली। जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना था उसमें आप लक्षण ऐड करते जाओ, कितने भी लक्षण ऐड करते कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और जैसे जैसे एक एक लक्षण ऐड होगा वैसे पहले लक्षण से शुरुआत करके वो लक्षण कोश के डाटाबेस में घुस जाता है, वो लक्षण जिन जिन रोगों से संबद्ध इस प्रकार का है उसका एक टेम्पररी डाटाबेस बना देता है। अगर हमने शूल शिरस ये लक्षण डाल दिया तो शूल शिरस ये लक्षण
किन किन रोगों में है वो सभी रोग एक लिस्ट में समा जाते हैं। अब दूसरा लक्षण ले लिया उरोदाह इस प्रकार, तो दाह उरसी। तो उसके संबंध में जितने भी रोग है वो भी एक लिस्ट बनेगी और वो पहले वाले लिस्ट में मर्ज हो जाएगी। तो फिर ये दोनों लक्षण जिन रोगों में है उनके मार्ग बढ़ेंगे। अगर वही रोग है तो उसके मार्ग बढ़ जाएंगे, गुण बढ़ जाएंगे। और नया है तो उसमें ऐड होता जाए। फिर सर्दी होती है और एक लक्षण ऐड हो गया, सर्दी के बाद उपशम होता है और एक लक्षण ऐड हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी लक्षण है उन सभी लक्षणों के संबद्ध जो भी रोग है वो इस प्रकार से ऐड होते जाएंगे और ये बैकग्राउंड में काम चलता रहेगा कंप्यूटर का। इस प्रकार के शारीरेतर भाव जो बाह्य भाव है सृष्टि के वो शारीरेतर भाव है। इच्छा तपे द्वेषा स्वादुषु भक्षेषु वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई दे ज्यादातर मानसिक है। ये जो शारीरेतर भाव से जुड़े जो लक्षण है वो मानसिक इस प्रकार के हैं। तो फिर उसको हमने अलग इस प्रकार का किया है। इसमें भी व्यक्ति विशेष भी लिए है कोश में, एक्चुअली यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन ये गर्भिणी अवस्था में है, बाल में है, सुतिका अवस्था में है, इस प्रकार के है तो भी उसके लिए एक अलग फील्ड बनाया था व्यक्ति विशेष। तो ये शारीरेतर, हाँ मैं जिक्र कर रहा था कि एक जितने लक्षण है उतने लक्षण ऐड होते जाएंगे तो डाटाबेस कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। वो 2 3 4 लक्षण जिस रोग में है उसके मार्क बढ़ते जाएंगे तो वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। आगे ये जो रोगों का डाटाबेस है उसमें गुणानुक्रम देखा जाएगा, जिसके गुण सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर जाएगा और जिसके गुण सबसे कम है वो सबसे नीचे चला जाएगा। अब संप्राप्ति के जो रिकॉर्ड्स है वो भी हमें हेतुकोश से मिलते हैं। कारणों के रिकॉर्ड्स जो है वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं। संप्राप्ति के कुछ रिकॉर्ड्स लक्षण कोश से भी मिलते हैं, पूर्व रूप लक्षण कोश से इस प्रकार का मिलता है। तो हेतु और संप्राप्ति के कुछ अंश हेतु कोश से, लक्षण और पूर्व रूप ये लक्षण कोश से, और उपशय अनुपशय ये हेतु कोश से इस प्रकार से मिलते हैं। तो हमें पांचों भाव इस प्रकार से मिल जाते हैं और सभी जगह यही तरीका है। जो भी इस प्रकार का अनुपशयात्मक है, उपशयात्मक है, जो भी है उससे संबद्ध जो भी रोग होगा वो अगर लिस्टेड नहीं है तो लिस्ट में आ जाएगा, अगर लिस्टेड है तो उसके गुण बढ़ जाए। यही एक लॉजिक वहां पे रखा था। और उसके आधार पर जो सबसे ऊपर चला जाएगा वो रोग होने की संभावना इस प्रकार की रहती है। तो उसमें पहले 5 रोग हम देते थे, अभी तो ऐसा सोच रहे हैं कि सभी रोग दिखाएंगे, पहले 5 दिखाएंगे ही, लेकिन पहले सभी रोग दिखाएंगे कि रिमोट पॉसिबिलिटी की विकसित हो रोग की है तो भी वो सामने आ जाए। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। अब उसके साथ में हाँ, हमने डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में जो किया था वो अगर पूर्व रूपावस्था में रोग है तो केवल पूर्व रूपों को देखते हुए किसी रोग की संभावना है क्या वो भी देखेंगे, ऐसा भी किया था। वो एक अलग इस प्रकार का आउटपुट था। तो अगर जो लक्षण है वो सभी पूर्व रूप है किसी रोग के तो ये पूर्व रूपावस्था में रोग है इस प्रकार से लेकर हम ले सकेंगे। और तीसरी बात जो वहां पे ज्यादा हुई नहीं थी वो अभी हमने की है, वो शारीरादि भाव के बारे में, कि ये लक्षण शारीरादि भाव से भी जुड़े होते हैं। जैसे कि ये दोषों से तो जुड़े होते ही है, दाह शूल रुजा वेदना पीड़ा ये सभी लक्षण जो है, तो दाह
पित्त से जुड़ा है, शूल, वेदना, रुझा ये सभी वात से जुड़े हैं। कंडू तीनों दोषों से जुड़ी इस प्रकार की होती है। गौरव, स्तंभ ये कफ दोष से या वात दोष से संबंध होते हैं। तो एक लक्षण के हैसियत से किसी रोग से जुड़े होने के बावजूद ये दोष धातु मल से भी जुड़े इस प्रकार से है। तो जिन दोष धातु मल से ये संबद्ध रहेंगे उसका एक अलग टेबल बनेगा और वही लक्षण वहां पे भी चुना जाएगा। हाँ, विदाह शिरसी ये लक्षण दाह पित्त इस प्रकार से वहां पे देखा जाएगा, दोष धातु मल में देखा जाएगा। अगर पर्टिकुलर धातु है वहां पे कोई तो वो भी वहां पे दिया जाएगा इस प्रकार से। या मलों के संबंध है, अवष्टंभा पुरुषस्य इस प्रकार का है। तो वो भी वहां पे दिखाई देगा। तो एक आउटपुट हमारा दोष धातु मल और उसमें अग्नि और सोपस ये भी लिए है, इसके बारे में रहेगा। तो शायद अगर आप जो विकार का डायग्नोसिस वहां पे आया है उस पर सहमत नहीं है तो ये बात दे सकते हैं कि दोष धातु मल कौन से संबद्ध इस प्रकार का है, उसी के आधार पर विधान करें, उसी के आधार पर चिकित्सा। आशय पर गती पण येईल पित्ताशी संबंध डायरेक्ट नसेल तर वो तो कंडिशन रोग में देखी जाएगी, ग्रंथातलं जे असेल ते येईल। आशा पैकर्ष गती है भारतात क्लेशमक्षय स्थानात आदाय धातृषु यतरितरपसर्पति विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः। तो ये आशयापकर्ष गति जो है जो माधव निदान में हमने पढ़ी है वो भी लक्षण में आएगी इस प्रकार से अगर है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी आपके सामने इस प्रकार से आते रहेंगे और फिर उसके आधार पर आप देख सकेंगे कि ये किन रोगों से किन शारीरिक भावों से जुड़े इस प्रकार के हैं और उसके आधार पर एक डायग्नोसिस मिलता रहेगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि एक पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री का ऐसा भी इसके साथ में रहेगा और जैसे आप रिकॉर्ड भरते जाएंगे तो इंटरनली डायग्नोसिस का भी काम चलता रहेगा एंड बाय द टाइम आप केस पेपर पूरा करोगे तब तक इंटरनली कौन सा रोग है, कौन से दोष धातु मल है वगैरह वगैरह आदमी के बारे में क्या स्थिति है, ये सभी भाव आपके सामने आएंगे और इसका एक पेज बनेगा कि ये इस प्रकार के भाव है। तो एक सारांश रूप में आपके सामने ये बातें आ जाएगी। फिर उसके आधार पर जो चिकित्सा देनी है वो भी वो ढूंढ लेगा अपने डाटाबेस से और फिर वो चिकित्सा के विकल्प जो है वो सामने रखेगा कि ये इस प्रकार के चिकित्सा सूत्र हो, चिकित्सा योग हो, पंचकर्म वगैरह हो, जो भी हो वो सामने आ जाएगा। फिर आपको उनमें से चुनना है कि ये चिकित्सा मुझे देनी है, ये अप्रोप्रिएट लगती है इस प्रकार से। और ये डाटाबेस इस प्रकार का होने के कारण या डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होने के कारण फॉलोअप में आएंगे तो लक्षण कम हुआ है, नहीं हुआ है, नया कोई लक्षण आ गया है क्या, नया कोई हेतु हो गया है क्या, इसको भी फॉलोअप में डाल सकेंगे। और फिर मॉडर्न डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस ये दोनों इसमें शामिल इस प्रकार के हो जाएंगे और फिर इसके आधार पर ट्रीटमेंट दी जाएगी। जो कोई ये सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाने वाला है वो आपस में केसेस भेज सकते हैं और मैं सोच रहा हूँ इसके दो प्रकार की यूजर रहेंगे। एक तो वैद्य मेन यूजर इस प्रकार का रहेगा
हम अभी जो बताना करना चाहते हैं वो क्लाउड बेस्ड वगैरह ऐसा कुछ वेबसाइट बेस्ड इस प्रकार का रहेगा, पोर्टल बेस्ड इस प्रकार का रहेगा। और फिर स्वतंत्र परतंत्र बताना थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। ग्रंथों में जो है वही सामने आएगा। अभी हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लगाने की सोच रहे हैं। तो एक वैद्य कैसे विचार करेगा, ये हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके आधार पर नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा कि ये हाँ, स्वतंत्र है या परतंत्र है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये क्लाउड बेस्ड इस प्रकार का रहेगा, उसकी मेंबरशिप रहेगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस प्रकार का रहेगा। और फिर वो जो डाटाबेस है उसकी आप सहायता इस प्रकार से ले सकेंगे। तो ये अच्छी तरीके से इस प्रकार से काम करेगा। तो अभी ये आगे का जो मुद्दा है वो मेन इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मरीन हमारे पास आया है, ये एक अहम मुद्दा होता है। और कई दफा ऐसा होता है कि सिम्टम्स तो नहीं होते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ गया है या फिर थायराइड की लेवल बराबर नहीं है, शुगर ज्यादा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है वगैरह वगैरह। इसी बात को लेकर ते मध्यभागी आणणे सांगितले, दोन्ही बाजूनी मध्यभागी आणणे, इसी बात को लेकर हाँ मरी जाते हैं। तो वहां इन्वेस्टिगेशंस को ही ज्यादा महत्व रहता है। तो यहाँ मेन इन्वेस्टिगेशंस नीचे लिखनी है और बेहतर है कि हम एक एक्सेल शीट बनाएं। हाँ, तो उसमें पहला मुद्दा डेट दिनांक रहेगा, काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कि खून की जांच है, यूरिन की जांच है या फिर एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो भी है, और फाइंडिंग उसका। और फिर एक इन्फरेंस कि ये ज्यादा है कम है इस प्रकार से आपको किसको महत्व देना चाहते हैं। और अगर वो चुनना है तो एस्टेरिक मार्क, हम ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर खुद ही एस्टेरिक मार्क दे देगा जो भी एबनॉर्मलिटीज है, नॉर्मल से जो कम ज्यादा इस प्रकार की है। तो उसका एक रेफरेंस रेंज रहेगी और फिर उस रेफरेंस रेंज के अनुसार, और ये रेफरेंस रेंज और पैथोलॉजी लैब के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस रेंज और अगर नॉर्मल है तो एस्टेरिक मार्क इस प्रकार के वहां पे दिया जाएगा। और वैसे भी हाँ, हेतु सेवन में पाव भाजी खा रहा है या रात में जाग रहा है, दिन में सो रहा है वगैरह वगैरह इस प्रकार के कारण मिलेंगे तो उनको एक एस्टेरिक मार्क इस प्रकार का मिलेगा। और पूरे एस्टेरिक मार्क वाले इकट्ठा हो जाएंगे सारांश के रूप में। तो मेन इन्वेस्टिगेशंस में एस्टेरिक मार्क वाले जो है वो इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने इस प्रकार के रहेंगे उस डेट के अनुसार। अब आगे चलकर उसमें परिवर्तन आता है तो नए डेट में वो कम हुआ ज्यादा हुआ ये लिखना है। और फिर हम फॉलोअप्स देखते जाएंगे तो काफी पता चल जाएगा कि ये सुधर रहा है, बिगड़ रहा है, स्टेटस को है, जो भी है इस प्रकार से। तो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में ये एक बात करनी है। दूसरी, आगे जाकर इन्वेस्टिगेशंस को अटैच करना, ये भी एक बात है। अभी मोबाइल या टैबलेट, अभी तो ये विंडोज बेस्ड है, कोशिश कर रहे हैं एंड्रॉइड बेस्ड भी हो जाए उसके साथ में। तो एंड्रॉइड बेस्ड हो जाएगा तो मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं और अटैच हो सकते हैं और पूरी केस मोबाइल में रहेगी शुरू में और फिर क्लाउड में एंटर हो जाए। तो शायद हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं या हमारे मोबाइल पर भी देख सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल लॉगिन करना पड़ेगा तो फिर
के केस को ढूंढ के वहां पे देख सकते हैं। तो ये ज्यादा हैंडी है ऑप्शन, या फिर टैबलेट का ऑप्शन भी ज्यादा हैंडी है। वो मोबाइल से थोड़ा बड़ा तो स्क्रीन थोड़ा अच्छा है, और विंडोज बेस्ड इस प्रकार का है। हमने जब काम किया था तो उस समय विंडोज का बेस नहीं था, डॉस बेस था। ये काफी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि जब तक हमने ये काम पूरा कर लिया डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का, वो शायद 2002 से 2004 तक इस प्रकार का चला। तो उस समय डॉस बेस कन्वर्ट हो गया था विंडोज में। अब इस सभी डेटा को डॉस बेस से उठाकर विंडोज में कन्वर्ट करना, ये एक अहम बात। डीवी डीवीटीटी योगेश ये अभी नया फॉन्ट है। उस समय में डीवी वाई टीटी योगेश ऐसा कुछ था, अलग फॉन्ट था वो। इस फॉन्ट का कन्वर्जन करना, ये भी काफी इस प्रकार की मुश्किल बात है। हाँ, अभी तो डॉस बेस रहा ही नहीं है, अभी तो सब विंडो बेस है। तो ये कंप्यूटर वाली सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाँ, आगे बढ़ना है कि वहां पे जो डेवलपमेंट होती जाएगी। हमने फॉक्स प्रो में काम किया था उस जमाने में। और फिर वो तो डाटाबेस चला गया, अब एमडीबी आ गया था इस प्रकार से। और वो भी आगे ओरेकल वगैरह ये सब जो नए नए सॉफ्टवेयर इसमें आए, तो पुराना वाला डेटा उसमें ले सकते हैं, लेकिन नए सॉफ्टवेयर में जनरेटेड डेटा पुराने वाले में नहीं जा सकता। ये इसमें अहम खासियत है। विंडोज 7 में जो डेटा है वो विंडोज 10 में दिख सकता है, लेकिन विंडोज 10 में दिखने वाला डेटा विंडोज 7 में नहीं दिखेगा। तो ये आपको अपग्रेड करना पड़ता है, बार बार अपग्रेडेशन होता रहना है। तो ये सभी भी बातें ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ कैसे इस्तेमाल करनी है। वीवी के बारे में भी ऐसा हुआ, विजुअल बेसिक जो है, तो वो विजुअल बेसिक 8 वाला जो है वो देवनागरी सपोर्ट नहीं कर रहा था, 7 वाला करता था, 10 वाला करता था, ऐसे भी कुछ आपत्ति। तो ये भी काफी मुश्किल है इसमें है। तो इन सभी के बारे में सोचना है। तो इन्वेस्टिगेशंस उसका सारांश यहाँ पे एक्सेल शीट में रहेगा, और वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। फिर भी हमारे साथ वो पूरे इन्वेस्टिगेशंस के पेपर भी होने चाहिए। तो ये जेपेक फाइल बनती है या पीडीएफ फाइल बनती है। जेपेक सिंगल सिंगल पेज रह सकता है, पीडीएफ में आप सभी फाइल्स को इकट्ठा कर सकते हैं, सिंगल पीडीएफ कर सकते हैं, लेकिन वो क्रम से देखी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी फाइल साइज काफी बढ़ जाता है, और जब हम हजारों मरीज के रिकॉर्ड इस प्रकार से देखेंगे तो ये किसी हाँ, ये होंगे मलबद्धता, तो विबंध या आमाह, आमाह अलग है, लेकिन अवरोध ये भी हो सकता है। तो जो ग्रंथों में है वो उसके बारे में जिक्र करेंगे। वैसे शूल रुजा वेदना पीड़ा के बारे में काफी अलग अलग चीजें हैं, और इससे जुड़े डाटाबेस अलग अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये बड़ा दिक्कत वाला मामला है कि घुटनों में दर्द है, तो हम क्या लिखेंगे? जानू शूल लिखेंगे, जानू वेदना लिखेंगे, जानू पीड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये मुश्किल है। हम सभी पर्याय दे देंगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आप सभी तरीके से ढूंढो इस प्रकार से। तो कभी कभी ये पर्याय हो सकता है, कभी कभी हर एक की अलगता विशेषता हो सकती है। तो जहां तक पॉसिबल है हम शब्दों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे।
और विकल्प में उनको दे देंगे। वैसे वनस्पति के पर्याय, ये एक बड़ा झमेला इस प्रकार का। तो उसमें कोई एक वनस्पति हमने चुन ली, तो कंप्यूटर पूछेगा कि आप इसके ये पर्याय है, आप उनके जरिए भी उनको ढूंढना चाहते हैं क्या? तो आप हाँ कहेंगे तो सभी ढूंढे जाए, गुरुचि, छिन्नरोहा, छिन्नोद्भवा, अमृता वगैरह। अब हमने अमृता सिलेक्ट किया तो वो बताएगा कि अमृता नाम से 3 वनस्पतियां हैं, एक गुरुचि है, एक धात्री है, एक अभया है। इसके सभी के अलग अलग पर्याय उपलब्ध हैं। तो आपको कौन से अमृता चाहिए? गुरुचि चाहिए, धात्री चाहिए, अभया चाहिए, अमलकी चाहिए? तीनों चाहिए तो तीनों ले सकते हैं, एक ही चाहिए, अभया चाहिए तो अभया वाले सभी जो रिकॉर्ड्स देखा। तो ये काफी मुश्किलें है इसमें। हाँ, जब हमने विस्कंद कोश में काम किया तो इन सभी मुसीबतों का सामना किया था, उसका अनुभव मेरे पास में अभी है, और उसी अनुभव को लेकर आगे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा आसान है, फिर भी नई नई मुसीबतें सामने आती ही रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं। और जिस्कंद कोश के बारे में भी ये बार बार हुआ था, और फिर जाकर कुछ ठोस निर्णय लेने पड़े कि इस प्रकार से करना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ठीक है, हम सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, वही बेहतर इस प्रकार का। तो मेन इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे सिर्फ जो इसका सारांश है वो आएगा, और इन्वेस्टिगेशंस के फोटो खींचने हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, वो अलग माहौल रखा है। आप इसकी फोटो खींचो और इसे अटैच करो। तो अभी मोबाइल के जरिए फोटो खींचना ज्यादा आसान है या टैबलेट के जरिए फोटो खींचना ज्यादा आसान है? तो टैबलेट एक बेटर ऑप्शन है कि आप इसके साथ में अगर टैबलेट रखेंगे तो कैरी करने में आसान है, थोड़ा सा हैंडी है, और मोबाइल के मुकाबले में स्क्रीन बड़ा मिलता है। और वैसे स्टोर टैबलेट में या मोबाइल में करना ही नहीं है, स्टोर तो क्लाउड में ही हो जाएगा, तो ये स्टोरेज की बात नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है, जब भी काम करना चाहोगे तो इंटरनेट होना ही है, इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं है। अगर बिजली नहीं है या नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है तो वहाँ काम नहीं करेगा। तो ये इसमें एक थोड़ी सी भारत में पर्टिकुलरली ये मुसीबत है, विदेशों में ये दिक्कत नहीं रहती, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी रहती है या फिर नेट कनेक्शन लूज हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना इस प्रकार का है। तो मूल लक्षण क्या है? शारीरादि भाव, शारीरिक भाव, विशेषण, उपशय, अनुपशय और मेन इन्वेस्टिगेशंस, ये सभी इस पहले पेज में आ जाएंगे। दूसरे पेज की तरफ मुड़ते हैं। तो इसमें दिनचर्या से आरंभ होता है, और सुबह कितने बजे उठते हैं, सकाळी उठने चाहिए। अब ये भी बात रहेगी कि अभी जो है वो मराठी में है, देवनागरी में है वास्तव में, और इसको अंग्रेजी भी बनाएंगे। और फिर बाकी सब भारतीय भाषाओं में ट्रांसलिटरेशन हो।
तो थोड़ा इसकी सहायता लेनी पड़ेगी उस भाषा के जो जिनकी वो मातृभाषा है, कन्नड़ा हो या तेलुगु हो या पंजाबी हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मूल डाटाबेस तो वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। और ये भी बात सोच रहे हैं कि अगर ये एंड्रॉइड बेस भी हो जाता है तो मरीज को कहेंगे तुम ये ऐप ओपन करो और खुद ही भरो, और जितनी जानकारी हमें ज़्यादा चाहिए वो मरीज क्लिनिक में आने के बाद हम ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो दोनों तरीके उपलब्ध है, आप विंडोज बेस भी कर सकते हैं या फिर ऐप बेस भी कर सकते हैं, तो उसकी सुविधा के अनुसार करेंगे। और यही पूरा फॉर्म भाषांतर लिप्यंतर होके सामने आ जाएगा। तो सभी इंडियन लैंग्वेजेस और बाद में सभी विदेशी लैंग्वेजेस, चाहे जापानीज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो वगैरह वगैरह, ये सभी जो भाषाएं हैं उनमें भी करने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। लॉकडाउन में मैंने स्वयं लक्षण कोश बनाना शुरू किया था, तब मुझे भी पर्याय नाम की समस्या आई थी, पर आपके बारे में जानकारी हुई कि आप प्राप्त कोश तैयार कर रहे हैं तो मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि वो काफी कठिन था। एक के बस की काम नहीं है, एक के काम का ये विषय नहीं है। ये टीम वर्क ही है, अकेले कर पाना मुश्किल है, और कंप्यूटर की सहायता बहुत जरूरी इस प्रकार की है। तो सुबह उठने का टाइम कितना है और बाद में रात को सोने का टाइम कितना है ये भी आता है। तो फिर निद्रा कितनी देर होती है, उसका समाधान होता है नहीं होता है वगैरह वगैरह बाद में पता चलेगा। और हमारे हिसाब में अगर ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है तो ये बात होनी चाहिए कि सूर्योदय का टाइमिंग कब है। और जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें शायद ये बात हो सकती है। अभी सूर्योदय का समय भारत में तो ज्यादा सुनिश्चित इस प्रकार का है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। सुबह 6 बजे से लेकर 7:15 7:30 बजे तक सूर्योदय होता है ज्यादा से ज्यादा, और शाम को सूर्यास्त भी इसी तरीके से 6 बजे से 7 बजे तक इस प्रकार का होता रहता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले है नहीं है इतना एक ऐड कर सकते हैं, और कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठना चाहिए ये बता सकते हैं। नहीं है तो स्ट्रेट मार्क मिल जाएगा, ये गलत इस प्रकार का है। सुबह क्या लेते हैं, चाय कॉफी दूध या अन्य, सिर्फ गर्म पानी लेते हैं वगैरह, इस प्रकार से भी होता है। फिर उसकी क्वांटिटी होती है, ये रहेगा उसमें। और उत्साह ये वात का लक्षण है। सुबह उठने के बाद अगर उत्साह है तो वात प्राकृतिक है, उत्साह नहीं है तो वात प्राकृतिक नहीं है। तो इसमें एस्टरिक, उत्साह नहीं है तो एस्टरिक मार्क इस प्रकार का हो जाएगा। व्यायाम हर रोज करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर करते हैं तो क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जिम करते हैं, या जोर बैठक सूर्य नमस्कार वगैरह जो भी करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्यायाम नहीं करते हैं तो ये एस्ट्रिक मार्क मिल जाएगा कि ये हेतु है इस प्रकार से। तो स्नान हर रोज करते हैं नहीं करते हैं, फिर गर्म पानी से करते हैं या ठंडे पानी से करते हैं, कितना बार करते हैं, शिर स्नान हर रोज करते हैं या हफ्ते में 2-3 बार करते हैं, और फिर उसमें गर्म पानी लेते हैं ठंडा पानी लेते हैं, और हफ्ते में कितनी बार वगैरह।
तो उष्णामुनादकायस्य परिशेषो बलावः तेनैव पुष्टमार्गस्य बलरुत्केशः। अगर सर के ऊपर से गर्म पानी ले लेंगे तो वो पुष्टमांग का बल हरण करता है और केश और चक्षु का बल हरण करता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि सर के ऊपर ठंडा पानी, योग भी है इसमें। अभी लक्षा यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन योग के बारे में पूछते हैं, योगा करते हैं, इसमें आसन और प्राणायाम ये दो ही मुख्य है। अगर धारणा ध्यान वगैरह इस प्रकार से समझ में आता है तो ये दिखना है। क्षुधा होती है, नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तीनों विकल्प सामने आएंगे। और भूख लगी है इसलिए खाना खाते हैं या बाहर निकलना है, टेम्पटेशन है इसलिए खाना खाते हैं, ये भी एक अहम है। तो क्षुधा नहीं लगती है या कभी लगती है कभी नहीं लगती है, तो ये दोनों एस्टेट मार्क में जाएंगे, हेतु में हो जाएंगे। अगर समय हो गया है इसलिए खाना खा रहे हैं, भूख नहीं होती है, तो भी ये हेतु हो जाता है। और फिर भोजन के समय जो है टाइमिंग, वो निश्चित है या अनियमित इस प्रकार के है, ये भी देखना है। तो ये अगर अनियमित है तो वो भी हेतु बन जाता है। और वो कितने बजे है, रात 8 9 बजे 10 बजे, कितने बजे खाना खाते हैं, तो ये नीचे आता है कितनी वास्ता इस प्रकार से। होटेलिंग कितनी बार होता है, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में वगैरह। कम से कम सप्ताह में एक बार है तो भी कारण के रूप में पकड़ लेना चाहिए। अगर 15 दिन में, महीने में एक आध बार है या 2 3 महीने में एक आध बार है तो फिर ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर भी उनको बताना तो है, तो अच्छा नहीं है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन इससे लगातार दोष बढ़ते रहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। जसा हस्तलिखित केस पेपर A3 A4 सहसा एकाच वेळी संपूर्ण केस पेपर दृष्टी डोळे पाणी ठेवावे लागतात। से एक्सेल शीट व कुठल्याही सॉफ्टवेअरचा कस्टमाइज डाऊन राईट लेफ्ट करायला लागतो, अनेक वेळा झूम लास्ट करावे लागतो। त्यामुळे सर्वसामान्य विज्ञानात जे केस पेपरवर काम करतात त्यांना पटत चालत ही मूळ अडचण आहे। तसेच प्रत्येक सूक्ष्म गोष्टीची निर्माण सांगितलेल्या गोष्टीची डाटा एंट्री करण्यात आळस दिसतो। याचे महत्व पटवणारे व शॉर्ट ड्युरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतले तर हे साकारतात। काफी हद तक इसके ऊपर हमने काबू पाया है कि पूरा फॉर्म आपको सामने दिखेगा और फिर जिसको क्लिक करेंगे वो एक्सपांड होता जाएगा। ऐसा अभी जो मैंने, क्योंकि मैंने काफी इसके डाटा एंट्री के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में लाए हैं, और एक चीज दिखती है तो बाकी सब दिखता नहीं है क्योंकि स्क्रीन में मर्यादा है। लेकिन अभी जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो काफी अच्छा है, पूरा किस पर आपके सामने सदैव रहता है, और उसमें से जिसको क्लिक करेंगे वो विंडो विस्तृत इस प्रकार की हो जाएगी, और जब कभी देखना चाहेंगे तो पूरा किस पर सामने आता रहेगा इस प्रकार। भूख लगने पर ही खाना है तो टाइमिंग अलग अलग भी हो सकता, तो इसे कैसे इंटरप्रेट करें। ये शुरू में टाइमिंग अलग अलग होगा, लेकिन बाद में आप उसके आदत डाल देंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में एक आध बार ऐसा हो सकता है, बच्चों में इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब इतने बजे ये खाना मिलने वाला है तो अपने आप भूख लगती है, टाइमिंग सेट हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन जो लोग टूरिंग वगैरह करने वाले हैं, कामों में व्यस्त ज्यादा रहते हैं, वो अनदेखा करते हैं इस चीज को,
और फिर समय बीतने पर खाना या समय पूर्व खाना, इस प्रकार की बातें हो सकती। तो ये एक मुद्दा रहेगा कि भूख लगने पर ही खाओ। एक अमेरिका से मैंने वीडियो देखा था, ओबेसिटी को कम करने के लिए उसका फंडा दिया था कि जब भूख लगे तभी खाना खाओ, भूख नहीं है तो खाना मत खाओ। और ये बात काम कर जाती है। खाना एकदम कम हो जाता है और फिर वजन कम होता है इस प्रकार से। तो ये सभी दिक्कतें हैं और सामने और भी दिक्कतें आएगी। ऐसा नहीं है ये सब पूरा हो गया और आगे कुछ डेवलपमेंट के लिए चांस नहीं है, ये नहीं है। मैंने काफी सॉफ्टवेयर इसके बारे में देखे हैं, एप्स देखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फाइंग इस प्रकार का नहीं है। अभी जो कर रहे हैं वो शायद ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि आगे और कुछ मुसीबतें आती है क्या इस प्रकार से। तो सामान्य पदार्थ क्या होते हैं? हाँ, रोटी सब्जी दाल ये सामान्यता पदार्थ होते हैं, लेकिन अभी नाश्ता के जो पदार्थ है वो काफी नए नए प्रकार के प्रचलन में आते रहते हैं। और सुबह का ब्रेकफास्ट ये एक अजीब माहौल है कि उसमें ये विभिन्न तरीके के पदार्थ है, पोहा उपमा डोसा सैंडविच इस प्रकार से होते रहते हैं। और लोगों को पता नहीं चलता कि जिनका नित्य सेवन अपेक्षित नहीं है वो हम नित्य सेवन दिला रहे हैं। तो इसमें से एस्टेरिक मार्क इस प्रकार का हो जाएगा। सायं प्रातः मनुष्याणाम अशनम शुक्तिचोदकम नाथनांतरा भोजनम कुर्यात्। इस सूत्र के मुताबिक तो 2 ही दफा खाना खाना। तो सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे निकलते हैं तो खाना खा के निकले, शाम को 7 बजे वापस आते तो आने के बाद तुरंत खाना खाए, ये सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन आप सुबह 8 बजे ही निकलने वाले हैं, हाँ, तो 8 बजे तो खाना नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो फिर मैं सुझाव देता हूँ कि हाँ, लंच जो है वो डिवाइड करो, ब्रेकफास्ट करो लंच में। लेकिन एक हमने हमने अगर पूरा भोजन दिया होता तो दाल चावल और रोटी सब्जी और फिर रात में उसके साथ में सैलेड वगैरह ऐसा कुछ हम ले लेंगे। तो डिवाइड करके सुबह सिर्फ दाल चावल खाओ और दोपहर में रोटी सब्जी लेके जाओ और शाम को आने के बाद पूरा खाना खाओ। लेकिन ये डिवाइड करना है इस तरीके से। और उस नाश्ते में यही लेना है, ये इडली ढोकला वगैरह ऐसा कुछ लेना नहीं। तो लोगों को वो बात पसंद नहीं आती, हाँ, क्योंकि हमें इतने ढंग का खाना खाने की आदत पड़ गई है, तो क्यों ये छोड़ दें, इसमें क्या बुरा है इस प्रकार से। तो ये रोगों का कारण हो सकता है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, ये सबसे अहम चीज इसमें है। तो तच्च नित्यं प्रयुज्यते स्वास्थ्यं यदानुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं चियत्। तो जो ट्रेडिशनल डाइट है उस देश में उस जाति में वही लेते रहना अच्छा है। इस प्रकार से उसमें परिवर्तन लाते रहना बराबर है। और पहले हमारे घर में शुरू करें फिर लोगों को बताएं। लेकिन हम भी अगर कुछ इसी प्रकार से नाश्ता वगैरह ये प्रकार से लेते रहेंगे तो दूसरों को कैसे बताएं। तो पच्च नित्यं प्रयुज्यते ये सूत्र का आधार लेना है। शीलय शाली गोधूम एवं शिशु, अगर लेने हैं तो उन्हीं में से पता जिनका शीलन ग्रंथों के अनुसार ठीक है। और न शीले के भी एक लिस्ट है, तो वो भी देखनी चाहिए कि ये इसका शीलन नहीं करना है इस प्रकार से। तो हाँ, इन बातों को ध्यान में रखते हुए
इसके बारे में बताना है। और मेरा अनुभव रहा है लॉकडाउन में हमने इसी प्रकार से एक फॉर्म बना के लोगों को भेजते थे देश में और विदेशों में। तो टाइमिंग नहीं लिखते थे, पदार्थ क्या होते हैं नहीं लिखते थे, फिर उनको बताना पड़ता था अरे ये लिखो किसी जगह खाना खाते हो क्या, और उसमें क्या क्या लेते हो इस प्रकार से। हाँ, खास करके हमारे हिसाब में जो महत्वपूर्ण चीज है जैसे कि दही है, पिकल्स या अचार इस प्रकार के हैं, स्पाइसी फूड है, तली हुई चीजें इस प्रकार की है, तो जो निश्चित रूप में स्वस्थ वृत्त का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वो अगर आदमी ले रहा है तो उसके बारे में उसको बताना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और फिर उसके बारे में पहले जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये हेतु है इस व्यक्ति के, और उन हेतुओं को टालने के लिए कहना है। तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक पथ्यापथ्य के बारे में निर्देश करेंगे कि ये लेना है या नहीं लेना है इस प्रकार से। हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा ये एक बात है, तो अगर हेतुओं के आधार पर हम कुछ चिकित्सा कर पाते हैं तो भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको देखना है। दाल चावल भी प्रिफर्ड इन लंच और डिनर, दोनों में ले सकते हैं। बेटर ऑप्शन रहता है कि सुबह दाल चावल खाएं, क्योंकि वैसे भी रोटी गर्म नहीं रहने वाली है। गर्म रखने वाले जो डिब्बे हैं उनका प्रयोग करेंगे, वो साथ में लेके जाएंगे, वो बेटर चॉइस है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सुबह रोटी सब्जी ताजी बन रही है, गरम गरम है, मैं रोटी सब्जी खा लूंगा और दाल चावल लेके लेके खाऊं, वो भी ठीक है। लेकिन बाकी सब लोग रोटी सब्जी खाते रहते हैं प्राय, ऑफिस में सभी लोग इकट्ठा बैठते हैं, तो हर एक की सब्जी अलग अलग इस प्रकार के होते हैं, हमें भी विभिन्न टेस्ट मिलते हैं। तो रोटी सब्जी साथ में ले जाना बेहतर चॉइस है अगर आप दूसरों के साथ भोजन कर रहे हैं। अपना ही भोजन करना है तो कोई भी ऑप्शन चलेगा इस प्रकार से। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं लेना। तो हाँ, अभी इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में अगर सोचना है तो ये ऑप्शंस उपलब्ध करा देने चाहिए कि केवल दाल चावल भी मिलेगा इस प्रकार से, और सुबह नाश्ते में यही रहेगा, या फिर पराठा वगैरह बनाओ, जो भी एक ऑप्शन हो सकता है जो शीलेत में आ जाता है इस प्रकार से, और उसके साथ चटनी। तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो लेना है वो शीले के मिस से ही लेना है, न शीले जिसका रोजाना सेवन बराबर नहीं है वो नहीं लेना है, ये बात ध्यान में रखनी। तो ठीक है, इसके बारे में कल बहस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। काही लोग रोज खूप काकडी गाजर दुपारच्या टिफिनमध्ये खातात, आपलं काय सांगतात? हाँ। भोजन के शुरू में नहीं लेनी है, ककड़ी के बारे में जो है वो ज्यादा पथ्यकारक नहीं है। गाजर के बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि गाजर विदेशी है, ककड़ी फिर भी भारतीय है। हाँ। और फलान यादव समजणीया इसमें अपवाद विना मोचा फलम तत्व वर्चनीयाचे करते, केला भी भोजन के पहले नहीं खाना है और करकटी भी नहीं खानी।
तो खानी है तो बीच में खानी है। और ये कच्चा खाना रफेज बढ़ाने के हिसाब से अच्छा है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बेहतर है। वेजिटेरियन है उनके लिए इस प्रकार का खाने की जरूरत है ही नहीं। कच्चा खाना है तो फल ही खाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है, और वो भोजन के शुरू में खाए। तो विशेषमोच चोचाम्र मोदकोत्कारिकादिकम् अद्य द्रव्यं स्थिर ये स्वादुमंदम स्थिरम पुरः। तो चोचो उसमें भी आया है कदली वाग्भट के अनुसार, और वो भोजन के पहले खा सकते हैं। योग रत्नाकर में बताया गया है कि ये नहीं खानी है, शुरू में नहीं खानी है इस प्रकार से। तो ये थोड़े थोड़े अंतर इसमें रहेंगे। फिर भी मैं मानता हूँ कि हाँ, हर रोज इस प्रकार से खाना बेहतर नहीं है। अगर ओबेसिटी की समस्या है, भूख ज्यादा लगती है, तो कच्चा खाना ठीक है। नहीं तो अ, पकी हुई चीजें ही खाना बेहतर इस प्रकार से रहेगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने साञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि ओम 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 शांति शांति शांति। अर्श में जो शाख के बारे में बात बताई गई है वो विशिष्ट रोग के हिसाब से है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। सभी लोगों के लिए लेना है। कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है तो हम दे सकते हैं। 10% of your weight is being recommended in one diet plan at the start of your meal. That is 600 grams salad for 60 kg. तो काफी ज्यादा है। तो पूरा भोजन ही हमारा 1000-1200 इतना होता है। इसमें 600 ग्राम, अगर 60 kg वेट है, 600 ग्राम तो ये घना आहार हो गया उपमा। और ये भी फिर क्या कहेंगे, कच्चा इस प्रकार का। तो ये काफी ज्यादा है। थोड़ा देखना पड़ेगा एलोपैथी में और हमारे में अंतर इस प्रकार का रहेगा।